हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं और अब हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। और यकीन मानिए, हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। आप एक बार हिस्ट्री को मन लगाकर पढ़िए, अच्छी तरह से समझ के पढ़िए, तो आपको हिस्ट्री बहुत ही बढ़िया और सभी सब्जेक्टों में एकदम बेस्ट लगेगी। और क्या कहते हैं, हम ज्योग्राफी भी सही से समझ चुके हैं और आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है वो सभी एग्ज़ाम का बेस है। तो एनसीईआरटी को सही से समझिए, मेरे साथ समझिए और अब स्टार्ट करेंगे। अब हैं फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि पुराने भवन का संरक्षण। अब ये दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, इनके घर के पास में एक पुराना घर बना है। ये मतलब बता रहे हैं, वैसे इसको समझने का ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब दो महिलाएं थीं और उस घर को देखकर कहती हैं कि ये तो नक्काशी बड़ी अच्छी है और इसकी वास्तुकला देखो, चलो मंत्री जी से कहते हैं कि इसको सुरक्षित करें। तो ये दो बच्चे हैं, ये सोचते हैं कि मतलब लोगों को पुरानी चीज़ों से क्यों इतना लगाव होता है। तो उसी चीज़ को समझते हैं। पहले हम देखते हैं हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की कहानी जो है वो 150 साल से पहले से स्टार्ट होती है, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछी थी। जो ये उस पंजाब की बात कर रहे हैं जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में 150 साल पहले जो थे अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे मतलब हम पर पहले वो करा था। 150 साल पहले अंग्रेज हम पर शासन करते थे। तो ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर जो कुछ इंजीनियर थे वो अचानक उन्हें हड़प्पा पुरास्थल मिला और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ईंटें मिल गई। तो उन्होंने क्या करा कि ये उन्हें ईंटें अच्छी लगीं, तो उन्होंने वो ईंटें उठाई और क्या कहते रेलवे लाइन में बिछा दी। जो इमारतें थीं हड़प्पा की हड़प्पा के जो खंडर थे, हज़ारों ईंटें उखाड़ लेने की वजह से वहाँ पे जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने वह स्थल ढूंढा। ठीक है, यह उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई है, इसलिए इसके बाद जितने भी पुरास्थल मिले हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण जो है वो 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी ये देखते हैं। पहले देखते हैं कि ये नगर जो है वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों, मतलब उधर ही पाकिस्तान के आसपास में ही तो गुजरात है, राजस्थान है आपका, हरियाणा है और पंजाब प्रांत है। तो उतनी जगह पर आपको ये हड़प्पा के जो स्थल हैं वो मिले हैं। ठीक है, और इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, और पत्थर के बांट मिले हैं, मोहरे मिले हैं, मनकब मिले हैं, तांबे मिले हैं, तांबे के कुछ उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ब्लेड मीन्स फलक। ठीक है, अब देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो ये जो नगर थे वो मतलब दो हिस्सों में विभाजित थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था और वो ऊंचाई पर था। जो पूर्वी भाग था वो जो हिस्सा था, पूर्वी भाग का हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले हिस्से में था। कुछ पुरातत्वविद ये भी मानते हैं कि जो पश्चिमी भाग है वो छोटा है और ऊंचाई पर है। तो मतलब वहाँ हो सकता है शासक रहते हों, हो सकता है वहाँ अमीर लोग रहते हों, हो सकता है वहाँ मतलब अच्छे लोग रहते हों। और जो निचला है, जो पूर्वी भाग है, वो बहुत बड़ा है और क्या कहते हैं निचले हिस्से पर है, हो सकता है वहाँ वैसे मतलब मजदूर या मेहनत करने वाले लोग रहते होंगे। तो पुरातत्वविदों ने ऊपर के हिस्से को तो नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों में 4 दीवारों की पकी ईंटों से बनाई जाती थी और इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी क्या कहते हैं अभी तक ये दीवारें खड़ी हैं। मतलब जो दीवारें बनाने के लिए ईंट की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, जो कि आज तक मजबूत ही हैं। आजकल की ईंटें देखो, कोई भी मतलब कस के उसमें एक हाथ मार दे तो वो ईंट वहीं की वहीं टूट जाए। लेकिन सोचो कि वहाँ अब तक जो ईंटों की जो दीवारें हैं वो अब तक हैं। कितनी आंधी, कितनी तूफान और कितना मतलब वहाँ बाढ़ आई होगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वहाँ दीवार खड़ी रही है। ठीक है,
कुछ नगरों के नगरदुग तो इतनी खास इमारतें बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर हम मोहनजोदड़ो के खास तालाब को देखते हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार के नाम से बताया है। इस तालाब में बनाने के लिए जो ईंटें यूज हुई हैं और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत चढ़ाई गई है, जिससे कि पानी बाहर ना निकले। इस सरोवर में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और जब प्रयोग होता था तो उसी पानी को वो खाली कर देते थे। हो सकता है कि मतलब कुछ जो मतलब विशिष्ट नागरिक होंगे वो विशेष अवसर पर स्नान करने के लिए आते होंगे, बाकी टाइम पे ये खाली रहता होगा, इसलिए ऐसा करते होंगे कि मतलब जब इनका कोई अवसर आया, प्रोग्राम आया, तो उस टाइम पे उन्होंने वो भर दिया स्नानागार, और जब उनका वो विशेष अवसर ख़त्म हो गया तो वो पानी खाली कर दिया। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं। मतलब हमारी हिंदू सभ्यता इतनी प्राचीन है कि उस टाइम पे भी यज्ञ हुआ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह मीन्स अनाज भरने के लिए स्टोर रूम टाइप। देखो ये है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। इधर से ईंट निकल रही, इधर से सीढ़ियाँ निकल रही, इधर से सीढ़ियाँ निकल रही, इधर कमरे बने हैं स्नान करने के लिए, है ना, मतलब स्नानागार के आसपास। तो भंडार गृह में जो है वो अनाज भरने के लिए यूज होता था। भवन, नाले और सड़कें, मतलब इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जो कि कुछ साल पहले ऐसे ही घर बनते थे। अभी तो बहुत एडवांस घर बनते हैं, लेकिन पहले जो हमारे थे अम्मा बाबा थे वो ऐसे ही घर बनाते थे। मतलब बीच में आंगन हुआ और आसपास कमरे हो गए। ठीक है। और उससे पहले तो बनते ही थे। और अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। नाले इसलिए ढके जाते थे कि ताकि लोग उससे ऊपर से आसानी से निकल सकें। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन बनाई जाती थी इनकी, नालों की जो थी, और हर नाली में हल्की ढलान रहती थी ताकि पानी आराम से बह सके, है ना। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में यह बड़े नालों में मिल जाते थे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एकदम एकदम मतलब मैनेज करके सब कुछ। और आजकल भी ऐसा होता है, लेकिन आजकल कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। और अब कह रहे हैं कि नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए जाते थे। मैन होल इसलिए बनाए जाते थे ताकि सफाई अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि जब अगर नाले बंद रहेंगे तो वहाँ कूड़ा जम जाएगा, गंदगी जम जाएगी, तो उसके लिए मैन होल बनाए गए ताकि वहाँ से सफाई हो सके सही से। सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अब देखते हैं नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। वहाँ के कुछ लोग होंगे, कुछ खास इमारतें बनाने की हमेशा योजना बनाया करते होंगे, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। जो यह भी संभव है कि ये जो शासक थे वो लोगों को दूर दूर भेजा करते थे और वहाँ से बहुमूल्य धातु, पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग जो खूबसूरत मन के तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखने का शौक़ रखते होंगे। यहाँ लिपिक भी थे जो मोहरों पर ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो कि अब नहीं बची हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और किस्से कहानियाँ भी लाते थे। चलिए देखते हैं, ऊपर देखते हैं मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। देखिए ये रहा, ये सड़क है और ये आपका नाला बना हुआ है, कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया। और ये आपका कुआं है और ये बता रहे हैं कि ये मोहर है आपकी, एक ये मोहर है जिसमें ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आज तक कोई भी पुरातत्वविद पढ़ नहीं पाया है। मतलब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाए हैं। ये जो है ये बच्चों के खिलौने हैं जो पकी ईंटों से बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो में जो खिलौने हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो पकी ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है, मिट्टी से या उससे नहीं बने हुए हैं, पकी ईंटों से बने हैं। ठीक है। आओ कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें
अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार बनाए होंगे, हथियार बनाए होंगे, गहने बर्तन बनाए होंगे और सोने और चांदी से भी गहने बर्तन बनाए जाते होंगे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाँट और फलके हैं। मन के ये रहे आपके, ये मन के हैं, ये जो हैं आपके मन के हैं, ये जो हैं आपके बाँट है और ये जो हैं आपके फलक। फलक मीन्स क्या कहते हैं, धारदार चाकू टाइप वो, ठीक है। ऊपर देखिए ये पत्थर कितने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। ये कौन सी पत्थर से बनाए गए ये भी पूछे जाते हैं। ये चर्ट पत्थर से बनाए गए हैं। चर्ट पत्थर मीन्स देखो वाइट कलर का एकदम, वो चर्ट पत्थर है। और ये जो हैं इन बाँटों को ही देखकर पता कर सकते हैं कि ये कोई बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तौलने के लिए ही होंगे। इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं तो उसी के लिए होंगे। मध्य में आप मन के देख लीजिए, जिनको कितनी अच्छी तरह से काट पीट के छेद करके उसमें धागा पिरो के मतलब बनाया गया है। और ये जो है वो कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। कार्निलियन पत्थर ये लंबे लंबे ने मतलब अच्छी तरह से तराशे गए हैं। और पत्थर के धारदार फलक देख लीजिए और ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति देख लीजिए कितने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। इसकी दाढ़ी, इनको वस्त्र कितनी अच्छी तरह से शॉल पहनाई गई है ना। ये मोहनजोदड़ो में मिली है ये मूर्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया ये जो व्यक्ति है ये कहाँ मिला है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। और यहाँ पर जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे पत्थर की मोहरों पर, आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी, ठीक है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती है, इस चीज़ को ज़रा नोट कर लीजिए कहीं। एक क्वेश्चन आता है कपास की खेती कहाँ होती है, या फिर मेहरगढ़ में किसकी खेती होती है, या मेहरगढ़ में होती है या नहीं होती, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। चांदी के कुछ फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत होती है। फेंस आगे समझेंगे क्या चीज़ें। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर को तराशना, मनकों को चमकाना, मोहरों को चिकारी करना आदि, ठीक है। ये ऊपर बता रहे हैं कि ये जो मूर्ति है वो कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फेंस क्या चीज़ होती है। फेंस जो होती है वो पत्थर या शंख प्राकृतिक तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन जो फेंस है उसे कृत्रिम रूप से बनाते हैं। कृत्रिम रूप से मतलब कुछ खास लोग बनाते हैं इस फेंस को, ठीक है। ये बनाते कैसे हैं, या तो बालू लेते हैं या कोई स्फटिक पत्थर मतलब जो चमकदार जो चिकना पत्थर होता है ना उसको, स्फटिक पत्थर के चूर्ण में पूरी तरह से उसे चूरा सा कर लेते हैं। वो उस चूरे में गोंद मिलाकर उसमें कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी पत्थर के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। देख लीजिए फेंस क्या होता है। फेंस से क्वेश्चन आते हैं। फेंस से मन के चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब देखते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ठीक है। अयस्क मीन्स आपका ये खनिज और ये जो आपका तेल और ये जो आपके वनस्पति की हैं ये सब ये अयस्क होते हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से पदार्थों के वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब ये जो लोग यहाँ रहते थे ना वहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, ये बहुत दूर दूर से आयात करते थे। आयात मीन्स वहाँ से लाते थे खरीद के। हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात संभवतः बोल रहे हैं, पक्का पता नहीं है ना, आज के राजस्थान से करते थे।
आज का जो राजस्थान है वहाँ से करते थे हड़प्पा के लोग। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान, इस नाम को ज़रा नोट कर लीजिए, जो पश्चिम में एशियाई देश है ओमान, उससे भी तांबे का आयात किया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। मतलब सोचो कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो इतनी दूर दूर से आयात करते थे, मतलब वहाँ से भी वो व्यापार करते थे। सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन नाम को कहीं नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आते हैं। और ओमान का क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कि ओमान से क्या आयात करते थे, तांबे का आयात किया करते थे ओमान से, ठीक है। और देखते हैं, चीज़ें को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरह का कुछ प्रयोग करते होंगे, मतलब जैसे कि इस शहर से दूसरे शहर, जैसे अगर राजस्थान ले जा रहे हैं, राजस्थान से या अपनी जगह पर ला रहे हैं या ओमान से ला रहे हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी, उस पर ये इन चीज़ों को रख कर लाते होंगे। ये खिलौना है, ये एक खिलौना है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी एक ये मोहर है, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? आगे बताएंगे। इस चैप्टर में मतलब थोड़े स्तर पर बनाया गया, 6 क्लास के बच्चे को जितना समझ में आ सकता है उतना बताया। अभी जैसे जैसे हम 7th की पढ़ेंगे हिस्ट्री, 9th की पढ़ेंगे, 8th की पढ़ेंगे, तो इसमें और डीप पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसा होगा? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते होंगे। मतलब ये सारी फसलें हड़प्पा के लोग उगाते थे। क्या क्या? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। और मतलब ये बहुत ज़रूरी वो है कि मतलब हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे, तो ये सारी चीज़ें। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के ही बने होंगे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अगर खिलौने मिले हैं तो हल भी होगा, क्योंकि छोटी चीज़ें तो तभी बनाई जाएंगी जब वो बड़ी होंगी। तो खिलौने मिले हैं तो हल भी होगा, लेकिन वो लकड़ी का होगा, इसलिए नहीं बचा। ये तो पत्थर का बनाया गया होगा, खिलौना है वो पत्थर का ही बनाते हैं पहले। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ खास तरीके अपनाए हैं। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई भी की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था, जो बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे। हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। भोजन की बात बता रहे हैं, वहाँ पर मतलब बारिश कम होती थी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। चलिए देखते हैं गुजरात में क्या क्या मिला है। कच्छ के इलाके में खादिर बैत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ बसा था? कच्छ के इलाके में, गुजरात में ही है, कच्छ की खाड़ी, वहीं पर बात कर रहे हैं। और वहीं पर एक खादिर बैत नाम की जगह है, वहीं पर एक धौलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, क्योंकि वह अरब सागर के पास में है, वहाँ पानी तो था ही। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर जो था वह 3 भागों में विभक्त था। ये पानी के पास था शायद इसीलिए। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था, यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। खुला मैदान और उसमें सार्वजनिक कार्यक्रम, जैसे कि कहीं नुमाइश लगती है, खुला मैदान है और उसमें नुमाइश लगी है या कोई मेला लगा है, उस तरह का कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था।
मतलब अभिलेख को लकड़ी में ही जड़ दिया। वाह, यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब देखते हैं, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गुजरात में खंभात की खाड़ी है, एक कच्छ की खाड़ी, एक खंभात की खाड़ी है, वहीं पर एक साबरमती नदी है, एक उपनदी बता रहे हैं साबरमती। साबरमती की एक उपनदी, मतलब साबरमती नहीं, उसकी एक उपनदी है जिसके किनारे पर लोथल नगर बसा हुआ है। जो लोथल नगर है वहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ यह पत्थर शंख धातुओं की बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहरें और मुद्रांकन, मोहरबंदी, मतलब मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छापें। चलिए देखते हैं। अब ये लोथल का बंदरगाह दिखा रहे हैं। बंदरगाह मतलब यहीं पर जहाज वहाज आते होंगे, वो रुकते होंगे और यहाँ से व्यापार होता होगा। मतलब अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी तो उस चीज़ को ये अच्छी तरह से ऋतिक रोशन की जो है उसमें अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे था। तो यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं और संभवतः यहाँ माल का चढ़ाया और उतारा जाता होगा। ठीक है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मन के बनाने का काम करती होगी, क्योंकि अध बने मन के बने हैं, मन के बनाने वाले उपकरण मिले हैं और तैयार मन के भी मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन का मोहरबंदी क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। ठीक है, और उस पर मोहर लगा दी जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हम कहीं वो करेंगे, खत वत बेचते हैं या कुछ बेचते हैं, लेटर वेटर, अब तो खैर मैसेज का टाइम है, लेकिन बीच में तो फिर हम ऐसे फेविक्विक से चिपका देते थे, है ना। तो कोई खोलता था तो वो हिस्सा फट जाता था। वैसे ही उस टाइम पे फेविकोल तो था नहीं, तो ये गीली मिट्टी चिपका देते थे। अगर वो गीली मिट्टी सही सलामत उस पर रखी हुई है और मोहर चिपकी हुई है तब तो वो उनका सही सामान है। अगर वो कहीं से टूटा फटा है तो मतलब उस सामान से छेड़छाड़ हुई है। इस तरह का कुछ वहाँ पर ये बता रहे हैं, मोहरबंदी यही होती थी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सभ्यता के अंत का रहस्य क्या हो सकता है, ये भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले देखते हैं कितना लंबा वीडियो हो गया, 24 मिनट का हो गया है। चलिए देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। ठीक है, क्यों छोड़ दिया ये भी देखते हैं। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर पड़े मिले। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ ये भी देखते हैं। इसका कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गईं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों, चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि वह ईंटें का बहुत ज़्यादा निर्माण करते थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सारे में थोड़ी हो गया होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये भी हो सकता है। परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध, पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं और कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। मतलब वो जगह ही छोड़ दी। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। मतलब ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसमें बता रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये
बता रहे हैं। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो चुका है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।